उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्राचीन भारत में। देखो कल हमने इसमें प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान की स्थिति देखी थी, गणित की स्थिति देखी थी और खगोल विज्ञान की स्थिति देखी थी। आज हमको देखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बचा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक। भौतिक का क्या विकास था प्राचीन भारत में, फिजिक्स। तो देखो जहां तक फिजिक्स की बात है, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य मतलब आप समझ जाओ, वैदिक साहित्य का मतलब वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब। इनमें दरअसल क्या है कि मूल तत्वों की बात है, मूल तत्वों की बात है। मूल तत्व मतलब क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन मूल तत्वों की चर्चा की गई है कि भाई सृष्टि का निर्माण, और इसी कहानियां या ऐसी सिद्धांत हमको दिखाई देते हैं, इन्हीं को मूल तत्व कहा गया है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, बस इतनी ही जानकारी है वैदिक काल में फिजिक्स के विकास के संदर्भ में कि हाँ ये लोग मूल तत्वों की बात करते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है कि मनुष्य का निर्माण भी पंच महाभूतों से हुआ है। तो ये प्रारंभिक स्थिति में केवल क्या है, मूल तत्वों की बात है। फिर एक बुद्ध काल में एक विचारक हुए हैं, बुद्ध काल। बुद्ध काल में एक विचारक हुए हैं पुगुद कत्तायन। पुगुद कत्यायन ये विचारक हैं, और इन्होंने क्या है, पदार्थों की उत्पत्ति की चर्चा की है। पदार्थों या फिर सृष्टि, सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा। और वो भी यही कह रहे हैं कि पृथ्वी, जो सृष्टि की उत्पत्ति है, ये पंच महाभूतों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश से ही मानी है। तो ये पुगुद कच्चायन है, कत्यायन। ठीक है। फिर भारत में जो फिजिक्स के सबसे बड़े विद्वान हुए हैं वो हुए हैं कणाद ऋषि। कणाद ऋषि, कणाद ऋषि। और कणाद ऋषि, इनकी जो विचारधारा थी वो थी वैशेषिक दर्शन। क्या थी? वैशेषिक दर्शन। कणाद ऋषि की जो दर्शन है, अभी हम षट दर्शन को पढ़ेंगे, उन षट दर्शन में एक दर्शन वैशेषिक दर्शन है, कणाद ऋषि। और इन्हें भारत में भौतिकता का जन्मदाता, या इसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले परमाणुवाद या एटम थ्योरी देने वाले विद्वान थे। परमाणुवाद के जन्मदाता, परमाणुवाद के जन्मदाता कणाद। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और ये कण मतलब इन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु नित्य एवं अविभाज्य हैं, नित्य एवं अविभाज्य हैं। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले परमाणु, उन्होंने बोला कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना। देखो नाम ही उनका पड़ गया कणाद ऋषि, कण। और ये कण को क्या बता रहे थे? ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, नित्य है और अविभाज्य है। अब हालांकि प्रारंभ में तो परमाणु को इसी माना जाता था, बाद में लेकिन अब तो आधुनिक में अपन देख रहे हैं कि परमाणु का भी विभाजन हो गया है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंदर भी जाके देखा जा चुका है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में परमाणुवाद का जनक कौन है? कणाद ऋषि है, जिन्होंने परमाणु की चर्चा की है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में तो बस ये इतना ही है, दो ही नाम है, एक तो कणाद ऋषि है और एक पुगुद कच्चायन है।
दोनों ने ही क्या है भौतिक पदार्थों की चर्चा की है, जिसमें से कणाद ऋषि ने तो परमाणुवाद के जनक हैं। ये इनका दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है, इसको अपन षट दर्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछे भारत में परमाणुवाद की नींव या भौतिकतावाद की नींव, कणाद ऋषि का ही नाम आएगा। फिजिक्स में केवल ये दो नाम हैं। फिर केमिस्ट्री में देखते हैं रसायन। रसायन देखो, जहां तक रसायन की बात है, हड़प्पा हड़प्पा के निवासियों को विभिन्न प्रकार के रसायनों की जानकारी थी। अब विभिन्न प्रकार की रसायनों की जानकारी थी, देखो वहां पे हमने धातुओं को पिघलाने की जानकारी थी उनको। धातुओं को पिघलाने के, धातुओं को मिला के नई धातु, कांसा बनाया ना तांबा और टिन को मिला के, तो वो भी तो इसी के अंतर्गत आएगा। धातुओं को पिघला के मूर्ति बनाई थी। मूर्ति बनाने की लॉस्ट वैक्स मेथड चलती थी कि जो धातु है उसको गला के और खोल में डाल दिया और मूर्ति बन गई। तो धातुओं को पिघलाने की इनको जानकारी थी, धातुओं को मिलाने की इनकी जानकारी थी। इन्होंने धातुओं से विभिन्न मूर्तियां बनाई, बर्तनों का निर्माण किया और भी बहुत सामग्री। कपड़ों को रंगने की जानकारी थी, रंगाई कुंडों की प्राप्ति हुई है ना, तो वो भी तो केमिकल है। तो हड़प्पा वासी रसायन से भली भांति परिचित थे। ठीक है, फिर देखो इस केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण नाम है वो बुद्ध काल के एक विद्वान है नागार्जुन। बुद्ध काल के विद्वान है नागार्जुन। इन्होंने रसायन में कीमिया पद्धति की चर्चा की है। रसायन में कीमिया पद्धति की चर्चा, रसायन में कीमिया पद्धति की चर्चा की है। और देखो ये जो नागार्जुन थे, इस नागार्जुन ये प्राचीन भारत का धातु वैज्ञानिक भी थे और केमिस्ट्री में भी। इनकी एक किताब थी रस रत्नाकर। रस रत्नाकर, रस रत्नाकर में क्या है, इन्होंने पारे के यौगिक बनाने की तकनीक का वर्णन है। पारे के यौगिक, पारे के यौगिक बनाने की तकनीक का वर्णन है। ठीक है, तो देखो एक तो ये नागार्जुन है, ये नागार्जुन कनिष्क के समकालीन था, कनिष्क के समकालीन था। फिर एक और रसायन शास्त्र है वृंद। वृंद, और इनकी किताब का नाम था सिद्ध योग। सिद्ध योग, इनकी किताब का नाम था सिद्ध योग। और इसमें भी क्या है, रसायन से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख है। जहां तक रसायन की बात है, प्राचीन काल में इन्होंने क्या है, आपको अभी एक गुप्त काल में दिखाई देगा महलोरी का लौह स्तंभ। महरोली का लौह स्तंभ अभी गुप्त काल आएगा तब देखेंगे कि दिल्ली में एक लोहे का खंभा गड़ा है, महरोली का लौह स्तंभ कहलाता है, कुतुब मीनार के प्रांगण में है। वो इतना पुराना लोहे का स्तंभ होने के बाद भी उस पर जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण किया गया है और उसमें ऐसे रसायनों का उपयोग किया गया है कि लोहे को जंग प्रूफ बना दिया। मतलब 5वीं शताब्दी में भारतीयों को लोहे को जंग प्रूफ बनाने की जानकारी थी। अभी धातु प्रौद्योगिकी में इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखो केमिस्ट्री में बस इतना ही है हमारे जो पुराने काम की चीज है। ठीक है, फिर इस फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें अलग से अपन देख लेते हैं धातु प्रौद्योगिकी, मेटलर्जी, धातु
प्रौद्योगिकी। चाहो तो रसायन के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अलग से आप याद रखो, धातु प्रौद्योगिकी का भी विकास था। ठीक है, अब देखो धातु प्रौद्योगिकी भी विकसित कहाँ, हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल से धातुओं को प्रगलन करते थे। प्रगलन वही पिघलाकर, धातुओं को पिघलाकर मूर्तियों का निर्माण करना, बर्तनों का निर्माण करना, और मूर्ति, बर्तन और अन्य औजारों का निर्माण करना। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन मिलाकर इन्होंने क्या है, कांसा धातु बनाई, और कांसा इनकी सबसे मेन धातु थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, कांसे की नर्तकी मिली थी मोहनजोदड़ो से, तो ये कांसे का निर्माण कैसे होगा, दो धातुओं को मिला के। तो धातुओं को पिघलाना, धातुओं को मिला के नई धातु बनाना, हड़प्पा काल में इन सब की इनको जानकारी थी। ठीक है, फिर देखो हड़प्पा काल के बाद जब वैदिक काल आता है, तब हमने देखा 1000 ईस्वी के आसपास क्या है, लोहे की खोज की गई। तो फिर भारत में लौह प्रौद्योगिकी का विकास होता है। लौह प्रौद्योगिकी, भारत में लौह प्रौद्योगिकी का विकास होता है। और भारत में पहली बार लोहा कहां खोजा गया, भारत में पहली बार लोहा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, एटा जी डिस्ट्रिक्ट है, अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और साउथ इंडिया में जो महापाषाणिक संस्कृति है, महापाषाणिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व के आसपास महापाषाणिक संस्कृति है, वहां पर भी लोहे की इनको जानकारी थी। तो देखो भारत में लौह प्रौद्योगिकी का विकास उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की प्रौद्योगिकी का विकास होना चालू हो जाता है। यद्यपि वैश्विक स्तर पर देखें तो देखो जो लोहे की खोज है ना, वो 2200 ईसा पूर्व हो गई थी, 2200 ईसा पूर्व। और इसकी प्रथम प्रयोग हित्ती साम्राज्य, इसका प्रथम प्रयोग किया था हित्ती साम्राज्य, जो पश्चिम एशिया में है, पश्चिम एशिया, मतलब भारतीयों से बहुत पहले जब हड़प्पा लोग कांसे का उपयोग कर रहे थे, तब पश्चिम एशिया का हित्ती साम्राज्य को लोहे की जानकारी थी और वो लोहे का प्रयोग करना जानते थे। तो पहला जो लोहे का प्रयोग है वो 2200 ईसा पूर्व हित्ती साम्राज्य। भारत में पहला लोहा अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखो भारत में जब लोहे की खोज हुई, तो लौह प्रौद्योगिकी का विकास होना भी चालू होता है। और भारत में लौह प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती है। हमने देखा मगध का जो नगरीकरण है, उसमें मुख्य भूमिका लोहे की खोज है, क्योंकि मगध के पास लोहे की खानें थी, उसी लोहे से कृषि हुई है, और उसी लोहे से व्यापार वाणिज्य और साम्राज्य विस्तार, दोनों में लोहे की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोहे से ही कुल्हाड़ी बनाई गई है, कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ किया गया है, जिससे कृषि का विस्तार हुआ है। लोहे से ही लोहे के हल बनाए गए, जिससे गहरी जुताई हुई है और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुआ, और कृषि में अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पूरा जो हमारा नगरीकरण है वो इस लोहे के ऊपर ही निर्भर है। अलग से इतिहासकारों ने बताया है कि लोहे की भूमिका नगरीकरण में क्या थी। तो देखो क्या है कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले अतरंजी खेड़ा में मिला लोहा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, और दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति। टाइम लगभग एक सा है, ये भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिला है, ये भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिला है। एक और जगह याद रखना, राजस्थान का है जखेड़ा, राजस्थान का जखेड़ा, यहां पर भी लोहे के प्रयोग के हमको साक्ष्य
मिले हैं। तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश और जखेड़ा राजस्थान, ये दो स्थान है जहां पर लोहे के हमको प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। अब इसके बाद अभी तो देखो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लेकिन लोहे का व्यापक प्रयोग होना चालू नहीं हुआ था, जिसमें कृषि में तो उपयोग बहुत धीरे से हुआ था। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास कृषि में लोहे का प्रयोग ज्यादा होना चालू होता है। पहले लोहे का प्रयोग क्या है, हथियारों के रूप में हुआ। तो बाद में जो लौह प्रौद्योगिकी के विकास है वो किस काल में, बुद्ध काल में देखने को मिलता है। बुद्ध काल में लौह प्रौद्योगिकी का विकास बुद्ध काल में देखने को मिलता है। और बुद्ध काल का जो ग्रंथ है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, इस सुत्त पिटक में लोहे की भांतियों, लोहे के भांतियों, लोहे के भांतियों एवं प्रगलन भट्टियों की चर्चा है, एवं प्रगलन भट्टियों की चर्चा है। ठीक है। और जिसमें फिर क्या है कि लोहे के विभिन्न औजारों का निर्माण किया जाता, तो सुत्त पिटक में इसकी चर्चा की गई है। दूसरी बात क्या है, इसके बाद जो लोहे का अगला व्यापक उपयोग वो मौर्य उत्तर काल में दिखाई देता है। मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल में लौह प्रौद्योगिकी भारत में अत्यंत विकसित अवस्था में थी, अत्यंत विकसित अवस्था में। इसी समय दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में लोहे के लिए एक शब्द यूज किया गया है वुड्स, वुड्स, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, कन्नड़ शब्द। इसमें ये लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में, जिसको कन्नड़ भाषा में वुड्स कह रहे हैं। और ये एक स्टील टेक्नोलॉजी के विकास का चरण है, मतलब लौह प्रौद्योगिकी इस दक्षिण भारत में भी काफी विकसित हो गई थी। जब उत्तर भारत में मौर्य उत्तर काल चल रहा था उस समय दक्षिण भारत में भी लौह उद्योग काफी विकसित था। एक आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है करीमनगर, आंध्र प्रदेश का करीमनगर, आंध्र प्रदेश के करीमनगर में लोहे की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, भट्टियों के साक्ष्य। ठीक है। और देखो ये जो वुड्स लोहा है ना, कन्नड़ भाषा में लोहे को वुड्स कहते हैं, इस लोहे में जंग नहीं लगती थी, इस लोहे में जंग नहीं लगती थी। दूसरी बात क्या है कि देखो जब अभी हम मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्य उत्तर काल भारत में आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्नता का काल था। इस काल में भारत का विदेश व्यापार बहुत ज्यादा था, मतलब भारत से वस्तुएं निर्मित होती थी और पूरी दुनिया में उनकी मांग अत्यधिक थी। तो देखो मौर्य उत्तर काल में भारत में निर्मित लोहे की तलवार और लोहे के अस्त्रों के निर्यात की चर्चा है, लोहे की तलवार और लोहे के अस्त्र, इनकी पूरी दुनिया में मांग थी, लोहे की तलवार। और देखो लोहे की जो तलवार थी, एक विशेष तलवार बनती थी जिसका नाम था दमास्क, ये तलवार की एक विशेष किस्म है, क्या नाम है इसका, दमास्क। पेनी और लहरदार तलवार, इस पर कभी जंग नहीं लगती। मतलब देखो भारतीय लोहे की मांग पूरी दुनिया में, लोहा तो देखो 2200 ईसा पूर्व ही हित्ती साम्राज्य को जानकारी लगी। लोहे की एक सबसे बड़ी समस्या कि लोहे में जंग लग जाती है और सड़ जाता है, लेकिन भारतीयों ने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली कि अब लोहे में जंग नहीं लगेगी। अब लोहे में जंग नहीं लगेगी तो लॉन्ग लास्टिंग बहुत लंबा चलेगा। तो भारत के जो लोहे की तलवारें हैं, लोहे के अस्त्र शस्त्रों की मांग पूरी दुनिया में मौर्योत्तर काल में बहुत डिमांड थी। जब डिमांड थी तो यहां पर क्या है, लौह उद्योग भी बहुत तेजी से विकसित हुआ। अब देखो इसी क्रम में आगे चलकर
महरौली का लौह स्तंभ निर्मित हुआ है। महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ है। और यह भारतीय लौह प्रौद्योगिकी के अत्यंत विकसित होने का परिणाम है कि यह गुप्त काल में निर्मित है, लेकिन इसको हजारों साल बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। और देखो, जंग नहीं लगने का कारण है कि इसमें कार्बन और फास्फोरस मिलाया गया। कार्बन व फास्फोरस, कार्बन व फास्फोरस मिलाया है। और कार्बन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण यह लोहा के साथ जंग रहित हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जादू है, उनको बस तकनीक की जानकारी थी कि लोहे में यदि अपन फास्फोरस और कार्बन मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जंग रहित। और इस एक टेक्नोलॉजी से पूरी भारत में, पूरी दुनिया में लोहे की, भारतीय लोहे की मांग अत्यधिक थी। भारतीय तलवारें, भारतीय अस्त्र शस्त्र, इनकी मांग बहुत ज्यादा थी पूरी दुनिया में। इसी प्रकार से लोहे की एक और प्रमाण मिलता है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। यहां पर क्या है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, इन कोणार्क के सूर्य मंदिरों में लौह स्तंभों का प्रयोग किया गया है। लौह स्तंभों का प्रयोग किया गया है। और इन लौह स्तंभ में भी आज तक जंग नहीं लगी है। तो यह भी एक विकसित लौह प्रौद्योगिकी का ही प्रमाण है। तो देखो, धातु प्रौद्योगिकी में भारत में सबसे ज्यादा जो विकसित थी वो थी लौह प्रौद्योगिकी। और इस लौह प्रौद्योगिकी की मदद से ही भारत ने अपने विदेश व्यापार को काफी विकसित किया। मतलब पूरी दुनिया में, अभी देखो, लोहे की जानकारी तो पूरी दुनिया को है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में है लोहे की खदानें, लेकिन जो जंग रहित लोहा, एक मजबूत लोहा भारत का है, उसकी मतलब धूम पूरी दुनिया में थी। नाम चल रहा था कि यार भारतीय लोहे की तलवारें ही काम की हैं। तो ये लौह प्रौद्योगिकी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, चिकित्सा शास्त्र हमने कल देख ही लिया था, गणित भी देख लिया था, खगोल विज्ञान भी देख लिया था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कृषि एवं सिंचाई तकनीक। कृषि एवं सिंचाई तकनीक, कृषि एवं सिंचाई तकनीक। अब देखो, जहां तक कृषि एवं सिंचाई तकनीक की बात है, कृषि का विकास भी मुख्य रूप से क्या है, उत्तर वैदिक काल में ही हमको दिखाई देता है। और जो कृषि हमने सबसे पहले देखा था, हाँ, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में देखो दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक तो अथर्ववेद में पृथुवेन्य की चर्चा है। पृथुवेन्य को पहला कृषि इंजीनियर बताया गया है। पृथुवेन्य, ये क्या है, दुनिया का पहला कृषि इंजीनियर। पृथुवेन्य की चर्चा है, और ये पृथुवेन्य दुनिया का पहला कृषि इंजीनियर इसको कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, इसी अथर्ववेद में हमको नहरों की चर्चा की गई है, और नहरों के लिए कुल्या शब्द का उपयोग किया गया है। यहां पर सिंचित और असिंचित दोनों फसलों का उल्लेख किया गया है। इनको खाद की जानकारी थी, खाद के लिए करीश शब्द का उपयोग किया गया है। खाद के लिए करीश शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो देखो, मतलब वैदिक काल में कृषि का विकास तो हो गया था, और हड़प्पा काल में भी देखो कृषि विकसित अवस्था में थी, क्योंकि हमको क्या है, वहां पर बड़ी मात्रा में अन्नागारों की प्राप्ति हुई है। अन्नागार मिले हुए हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। ये क्या बता रहे हैं भाई, अन्नागार है मतलब क्या है, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन था, जब तो उसको इकट्ठा करने के लिए इन्हें गोदामों का निर्माण किया था। दूसरी बात क्या है कि फिर कृषि का जो आगे डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है,
वो 600 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। 600 ईसा पूर्व मतलब क्या है, जब मगध का उत्कर्ष होता है, उस मगध के उत्कर्ष में हमको कृषि के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अथर्ववेद में कृषि की चर्चा है, वैदिक काल में कृषि की इनकी जानकारी थी। फिर क्या आती है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध है वहां पर हमको कृषि की अत्यधिक उन्नत स्थिति देखने को मिलती है। यहां पर उन्नत उन्नत स्थिति में इनने क्या कर लिया था, देखो धान की रोपाई पद्धति की इनको जानकारी थी, धान की रोपाई पद्धति ये इनने सीख ली थी, धान की रोपाई पद्धति। फिर इनको कृषि पंचांग की जानकारी थी, कृषि पंचांग की जानकारी थी। 5 मौसम और 27 नक्षत्र जो कृषि को प्रभावित करते थे। दोहरा फसल चक्र, बहुफसल, ये सारी इनको जानकारी थी। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कृषि विकसित अवस्था में। देखो धान की जो रोपाई पद्धति उस समय खोजी थी, आज भी वही धान की रोपाई पद्धति से धान की उत्पादन किया जा रहा है। समय के साथ फिर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते गया, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। ठीक है, दूसरा क्या है, सिंचाई के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग साधन देखने को मिलते हैं। केवल यदि हम सिंचाई की बात करें, केवल किसकी बात करें, सिंचाई की, सिंचाई। तो देखो सिंचाई के लिए हड़प्पा में, सिंचाई के लिए हड़प्पा काल में हमको एक नहर का निर्माण देखने को मिलता है। और जो नहर का निर्माण देखने को मिला है वो है सोर्तगोई में, शोर्त घोई, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में नहर के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थल था धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात का धौलावीरा। और यहां पर भी देखा था ना कि बहुत बड़े हिस्से में जल संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर भी क्या है, जल संग्रहण कुंडों की प्राप्ति हुई है, जल संग्रहण कुंडों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, फिर अथर्ववेद में अब भी बताया कि नहरों के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, कुल्या, मतलब नहर थी इसमें। फिर आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में हमको जानकारी मिलती है गुजरात में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की, सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील की क्या जानकारी मिलती है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने इस झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। फिर अशोक ने भी इसका रिनोवेट करवाया था, आगे चल के रुद्रदमन तक इसका, और फिर आगे चल के स्कंदगुप्त के समय भी इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तो ये यहां पर सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो सिंचाई के लिए बड़ा निर्माण किया गया है वो है संगम काल में। दक्षिण भारत में जब संगम काल था, तो संगम काल में चोल शासक, चोल शासक, चोल शासक करिकाल, चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर एक बांध बनाया था, कावेरी नदी पर, ग्रांक एनिकट नाम है उसका। ये बांध टाइप का निर्माण करवाया था, और इससे कावेरी जलधाराओं को, कावेरी नदी की जलधारा 4 भागों में बट गई थी।
कावेरी नदी की जलधारा 4 भागों में बट गई थी। ठीक है, फिर आगे चलकर सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया गया और कुओं के निर्माण से पानी निकालने के लिए एक तकनीक हुई जिसका नाम किया था अरघट्ट। अरघट्ट या इसको कहते हैं घरियत्र। ये कुओं से पानी निकालने के लिए और इसका उल्लेख हर्षचरित में है। हर्षचरित, अभी हर्षवर्धन का काल आएगा, पूर्व मध्य काल, उस काल में अरघट्ट की जानकारी मिलती है कि इस तकनीक का प्रयोग करके हम कुओं से पानी निकालते थे और सिंचाई करते थे। ठीक है ना। फिर आगे चलकर और इसका विकास हुआ है जब मध्यकाल आ जाएगा, इस अरघट्ट की तकनीक को और ज्यादा विकसित किया गया है। ठीक है, तो देखो सिंचाई और कृषि के संदर्भ में प्राचीन भारत में आपको इतना ही याद रखना, बस और कुछ नहीं है। तो देखो जो प्राचीन भारत में विज्ञान एवं तकनीक, इतना ही है, विज्ञान तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। ठीक है ना, हमने सारे पक्षों को देख लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, खगोल और कृषि और धातु विज्ञान अलग से देख लिया। इतने ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमको कहां, प्राचीन भारत में दिखाई देता है। अब इस प्राचीन भारत में थोड़ा सा शिक्षा की और चर्चा कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा। अब देखो प्राचीन भारत की शुरुआत हुई हड़प्पा। हड़प्पा में हमको लिपि की प्राप्ति हुई है, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका मतलब तो ये तो स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, उनकी अपनी अलग लिपि थी, वो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, वो हमारी सीमा है, लेकिन हड़प्पा वासी तो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन बाकी और क्या था शिक्षा के संदर्भ में, इसकी हड़प्पा की हमको जानकारी नहीं थी। वहां शिक्षा पद्धति कैसे दी जाती थी, किसको दी जाती थी, क्या पढ़ा, कोई जानकारी नहीं। जब शायद हम लिपि पढ़ लें तो हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा की जानकारी है वो बेसिकली हमको क्या है, वैदिक काल से प्राप्त होती है, वैदिक काल से। अब देखो वैदिक काल से भी शिक्षा की प्राप्ति होती, तो वैदिक काल में जो जब ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल आप जान रहे हो कबीलाई समाज है, एक जगह से दूसरे जगह तक लोग घूम रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा जैसी कोई चीज तो होगी भी नहीं, क्योंकि अब 100-150 लोगों का कबीला है, कबीला पशुपालक है, तो उनकी शिक्षा कोई ऐसी स्कूल जैसी शिक्षा तो हो नहीं सकती है। तो वैदिक काल में भी जो लेटर वैदिक पीरियड है, मतलब उत्तर वैदिक काल है, उस उत्तर वैदिक काल में हमको कुछ शिक्षा के प्रमाण दिखाई देते हैं, जब वेद और उपनिषदों की रचना की गई। क्योंकि देखो वैदिक काल के जो प्रारंभिक, खासकर ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, इस ऋग्वैदिक काल में जो भी इनका ज्ञान था वो क्या था, मौखिक, मतलब इनको लिखना नहीं आता था, बस क्या है एक दूसरे को सुना दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने ज्ञान को हस्तांतरण किया। इनको लेखन कला की जानकारी उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है और तब जाके क्या है शिक्षा का थोड़ा बहुत विकास होना चालू होता है। और फिर यहां पर उत्तर वैदिक काल में हमको क्या है, गुरुकुल परंपरा देखने को मिलती है, गुरुकुल परंपरा देखने को मिलती है। बहुत बात की बात है, गुरुकुल परंपरा देखने को मिलती है। और यह गुरुकुल आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी गुरुकुल के संदर्भ में कि गुरुकुल में क्या होता है, छात्रों को गुरु के पास रह के ही शिक्षा प्राप्त करनी होती है। आवासीय विश्वविद्यालय, हॉस्टल वाले विश्वविद्यालय, घर से दूर, एक निश्चित उम्र के बाद बच्चे को किसी गुरुकुल में भर्ती करा दिया जाता था और गुरुकुल में ही उसकी शिक्षा होती थी। गुरुकुल के संदर्भ में एक दो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये गुरुकुल राज्य के संरक्षण से मुक्त थे। समझ रहे ना, मतलब राज्य इनको पैसा नहीं देता था, तो फिर सवाल ये है कि इनका खर्चा उठाता कौन था, तो इनका खर्चा मुख्य रूप से क्या है, दान दक्षिणा से चलता था। दान दक्षिणा, ये जिसको कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, कि जब शिष्य की शिक्षा कंप्लीट होती है
और अभी अपन 16 संस्कार देखेंगे, उनमें समावर्तन संस्कार होता है कि शिक्षा कंप्लीट है तो जब वो गुरुकुल छोड़ के जाता है तो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देके जाता है, तो वही फीस हो जाती थी एक टाइप की। और फिर दान दक्षिणा, तो कि जो गुरुकुल में पढ़ते थे उन बच्चों को बोल दिया जाता था कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ, क्योंकि उस गुरुकुल में खाने पीने की जिम्मेदारी सब गुरु की जिम्मे थी। अब गुरु के पास कोई पैसा धेला तो था नहीं, तो वो बच्चों को भिक्षा मांगने भेज देते थे, भिक्षा मांग के ही वो गुरुकुल का खर्चा चलाते थे। और इस टाइप से गुरुकुल की कोई ये परंपरा थी। राजकीय संरक्षण से मुक्त राज्य इनको कोई पैसा नहीं देता था, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क थी, निःशुल्क। गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो बात दक्षिणा की बात हो रही है ना, फीस तो इतनी है निश्चित ये देना ही पड़ेगा। दक्षिणा तो क्या है, जो गुरु ने मांग लिया, जो शिष्य की क्षमता हुई उस हिसाब से दक्षिणा दी जाएगी, लेकिन शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। और चाहे तुम कोई भी हो, तुम यदि राजा के लड़के हो तो भी तुमको गुरुकुल में आके ही शिक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि राजा है तो गुरु राजा के पास चला गया और उसको शिक्षा देना चालू कर देगा। हालांकि बाद में हुआ ऐसा कि जब राजा बड़े बड़े होने लगे तो राजाओं को लगा कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में क्यों भेजे, वहां आम आदमी के बच्चों के साथ क्यों पढ़े, तो उनने कहा कि गुरु हमारे राजमहल में आके ही पढ़ाएगा। लेकिन गुरुकुल परंपरा में जो कुछ गुरुओं ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, गुरुकुल में तो जो आएगा उसको ही शिक्षा मिलेगी। लेकिन फिर कुछ जो लालची ब्राह्मण थे वो क्या है, राजमहल में जाके पढ़ाने लगे, और इन्हीं ब्राह्मणों को थोड़ा सा क्या पतित ब्राह्मण कहा जाने लगा, जैसे ओझा या उपाध्याय, पाठक। ये वो ब्राह्मण हुए जो राजाओं के बच्चों को जाके पढ़ाने लगे, तो एक अलग धारा निकल गई और एक गुरुकुल की एक अलग परंपरा बन गई। दूसरी बात इस गुरुकुल के संदर्भ में याद रखना कि इस गुरुकुल में जो पाठ्य चर्चा थी या सिलेबस, सिलेबस को दो हिस्सों में बांटता था, परा और अपरा, या इसको सीधे ऐसे ही लिख दो कि परा अपरा की जगह भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दो हिस्सों में बांट दिया गया था सिलेबस को। भौतिक के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, भौतिक के अंतर्गत व्याकरण सिखाई जाएगी, यज्ञ विद्या, धनुर्विद्या, शिल्प वेद, युद्ध शास्त्र और तमाम तरह की जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है वो दी जाएगी। और आध्यात्मिकता में वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, ये, और भाषा मुख्य रूप से क्या है, संस्कृत रहेगी। दूसरी बात क्या है कि इन गुरुकुल में सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता था, शूद्रों को प्रवेश नहीं था, निचली जातियों को भी प्रवेश नहीं था, महिलाओं को भी प्रवेश नहीं था, केवल उच्च वर्ण को ही शिक्षा का अधिकार होता था। वैदिक काल में थी सभी को शिक्षा, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है और शिक्षा संस्थानगत रूप ले लेती है, गुरुकुल परंपरा विकसित होती है, तब शूद्रों, निचली जाति और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। और यहां पर भी शिक्षा में कोशिश क्या की जाती थी कि शिक्षा वर्ण के हिसाब से दी जाती थी, वर्ण के हिसाब से। जैसे तुम ब्राह्मण वर्ण के थे तो तुमको व्याकरण सिखाई जाएगी, संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी, वेद पुराण उपनिषद इसकी शिक्षा दी जाएगी, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। तुम क्षत्रिय कुल से हो तो तुमको युद्ध शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। तो वर्ण के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। बच्चे के हॉबी से कोई मतलब नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किसमें, नहीं, तुम जिस वर्ण में पैदा हुए उस वर्ण के हिसाब से ही तुमको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये गुरुकुल परंपरा भी प्राचीन काल में हमको दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कोई हमको गुरुकुल का नाम नहीं मिलता है। साहित्य में जरूर है, लेकिन कोई पुरातात्विक साक्ष्य हमको नहीं दिखाई दिए हैं इन गुरुकुलों के कि भारत में कहां छोटे छोटे गुरुकुल होंगे, सब समय के साथ नष्ट हो गए। लेकिन बुद्ध काल आते आते तक हमको बड़े बड़े विश्वविद्यालय की चर्चा दिखाई देती है। तो मेरे ना देखो, गुरुकुल की कोई चर्चा नहीं, लेकिन फिर वो जैसे हम बुद्ध काल में आते हैं हमको बड़े बड़े विश्वविद्यालय दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ फेमस हैं। जैसे एक फेमस है तक्षशिला, बुद्ध काल में स्थापित ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है तक्षशिला। इसकी यदि लोकेशन देखें तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी,
रावलपिंडी में झेलम और सिंधु नदियों के बीच, सिंध व झेलम नदियों के बीच, झेलम नदियों के बीच, ठीक है, बुद्ध काल में स्थापित, बुद्ध काल में स्थापित भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला, ठीक है। इस तक्षशिला में जो शिक्षा थी वो दी जाती थी वेदों की, वेद, पुराण, गज विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, धनुर्विद्या, तर्कशास्त्र और 18 प्रकार के शिल्प ज्ञान, 18 प्रकार के शिल्प ज्ञान, ठीक है। दूसरा, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की विशेषता थी कि यहां का चिकित्सकीय ज्ञान काफी उन्नत था, चिकित्सीय ज्ञान अत्यधिक उन्नत था। और एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य है जीवक, इन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी, जीवक यहीं का स्टूडेंट था, इसलिए कहते हैं। और जीवक आगे चल के आयुर्वेद में बहुत नाम कमाता है जीवक, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो ज्ञान था वो चिकित्सकीय ज्ञान बहुत उच्च किस्म का था। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ग्रहण करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो आगे चलकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मतलब आजकल बताते हैं ना कि फलाना व्यक्ति है, बहुत सफल व्यक्ति है, तो उसने कहां से शिक्षा ग्रहण करी है, तो ऐसे उस समय के तक्षशिला विश्वविद्यालय की ये है। बाकी देखो, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी वही था, महिलाओं को प्रवेश नहीं है, निचली जातियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। लेकिन इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक चीज और याद रखना, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यहाँ का प्रधान हुआ करता था, ये सारी बातें हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का जितना उल्लेख हमको साहित्यों में मिलता है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य उस स्तर पर हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के साक्ष्य अभी भी है, वहां पे भवन है, पूरे खंडहर आपको दिखाई देंगे कि हाँ यहाँ पे कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण हमको तक्षशिला में नहीं मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि तक्षशिला की जो कहानी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, उतना बड़ा विश्वविद्यालय शायद ना रहा हो, ठीक है ना, लेकिन शिक्षा का केंद्र तो था। तो देखो, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय में सबसे फेमस विश्वविद्यालय था तक्षशिला। दूसरा फेमस विश्वविद्यालय था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना, बिहार पटना पाटलिपुत्र में। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त फर्स्ट, और यह 5वीं से 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, 5वीं से 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में बना रहा। 5वीं से 11वीं, बहुत लंबे समय, लगभग 600 वर्ष तक उत्तर भारत में ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा और गैर धार्मिक दोनों शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक, गैर धार्मिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्र, वेद, व्याकरण और विशेषकर बौद्ध दर्शन। क्योंकि यह बौद्ध विश्वविद्यालय ही था, इसलिए विशेषकर क्या, बौद्ध दर्शन। दूसरा, इस नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा एक चीनी यात्री आएंगे आगे, ह्वेनसांग,
ह्वेनसांग ने की, और ह्वेनसांग यहाँ पर रहा, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी। मतलब वो कह रहा है कि पूरी दुनिया से जो भी पढ़ना लिखने वाला है वो नालंदा विश्वविद्यालय आता था। एंट्रेंस टेस्ट होता था, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता था, और एंट्रेंस टेस्ट बहुत कठिन होता था, जैसे होता ना आजकल IIT JEE नीट का, ऐसा ही कठिन एग्जाम होता था नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के लिए। वहां पर व्यक्ति बच्चे के न केवल मानसिक स्तर, उसके बौद्धिक स्तर, सबकी परीक्षा की जाती थी। तो ह्वेनसांग इसकी चर्चा करता है और क्या कहता है कि नालंदा में एक बहुत समृद्ध पुस्तकालय होता था। समृद्ध पुस्तकालय, नालंदा में एक बहुत समृद्ध, एक नहीं 3 बड़े लाइब्रेरी की वो चर्चा करता है। उसने नाम भी दिया है, एक का नाम था रत्न सागर, रत्न सागर, दूसरा है रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्न रंजक, तीसरा है रत्न रंजक। ये 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की चर्चा की है, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्न रंजक। ठीक है। और ह्वेनसांग क्या कहता, ह्वेनसांग बताता है कि जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, उस समय इस नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र हुआ करता था। इस नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? शीलभद्र। और शीलभद्र के बाद कुलपति बनते हैं धर्मकीर्ति, धर्म कीर्ति, शीलभद्र और धर्म कीर्ति। फिर ह्वेनसांग इसका वर्णन करता है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 8,500 छात्र पढ़ते थे और 1500 शिक्षक होते थे। 8,500 छात्र और 1500 शिक्षक होते थे। और ये आवासीय विद्यालय था, समझ रहे हैं। आज भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है भारत में जहां पर 8,500 लोग पढ़ रहे हो एक साथ, 1500 टीचर और सब एक साथ रह रहे। कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। पूरी दुनिया के लोग आके इसमें पढ़ना चाहते थे। चीन से आया ह्वेनसांग, यहाँ पे एडमिशन लिया। एंट्रेंस टेस्ट होता था, हर कोई का एडमिशन नहीं होता था। और देखो, राजकीय संरक्षण से मुक्त है, राजा इसको जमीन अमीन दान दे रहा है, लेकिन इनका अपना है सिलेबस सब ये अपने हिसाब से देख रहे हैं। इनके जो कुलपति, ऐसा नहीं कि सरकार जैसा कह रही वैसा कर रहे हैं। तो ये हमारा प्राचीन भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये क्योंकि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। आज भी तुम जाओ, नालंदा के खंडहर पटना बिहार में दिखाई देंगे कि वहां पे कमरे हैं और सारी चीजें दिखाई देगी कि बहुत बड़े एरिया में है। हालांकि अब उसके जो खंडहर दिखाई देते हैं, उस खंडहर में नहीं लगता है कि यहाँ पे 8,500 बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब ह्वेनसांग का विवरण है तो उसने दिया है, तो वो तो अपन को याद रखना है। ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और मतलब ये विश्वविद्यालय ही केवल इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में भारत विश्व गुरु था। भाई, जिसको कहते हैं, आज कहते हैं कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु से मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में ज्ञान प्राप्ति का स्थल होता था भारत। जैसे आज तो नहीं है। आज तो क्या है, आपको यदि हायर स्टडी करनी है तो आपको फॉरेन जाना पड़ेगा, फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप रिसर्च करो और वहां से फिर आप ज्ञान प्राप्त करोगे। भारत में तो अभी विश्वविद्यालय की रैंकिंग आती है, टॉप 500 में भारत के विश्वविद्यालय 300वें नंबर पे आते हैं। टॉप 100 में भी कोई विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। और एक समय था दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी होती थी नालंदा। ठीक है। तो ये नालंदा, और ये कब से कब तक रहा? 5वीं से 11वीं शताब्दी तक। 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति रहता है, जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों का आक्रमण, बख्तियार खलजी, बख्तियार खलजी, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ये बख्तियार खलजी भारत पर आक्रमण करते करते पटना तक पहुंचता है और ये नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। और नालंदा विश्वविद्यालय जलता है तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरियां थी, मतलब भारत का जो भी प्राचीन ज्ञान था जो इसमें संरक्षित था, सब जल के नष्ट हो गया। अब यहाँ के जो बौद्ध विद्वान थे वो फिर क्या है, भागते हैं तो कुछ
ग्रंथ इधर उधर लेके भागे, कुछ तिब्बत चले गए, कुछ चीन चले गए, कुछ नेपाल चले गए, और वहीं पर फिर क्या है, बौद्ध धर्म थोड़ा सा विकसित होता है। इसके बाद भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। ये अंतिम बिंदु था, क्योंकि देखो ये जो बौद्ध धर्म का एक केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि उसमें शिक्षा सबकी दी जा रही है, सभी धर्मों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो टीचर वगैरह है ना, जैसे हेनसांग भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है, बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए ही आया था। शीलभद्र, धर्म कीर्ति सब बौद्ध धर्म के विद्वान थे। तो ये पूरा नष्ट हो गया। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे ज्यादा चोट क्या है, इस एक विश्वविद्यालय के नष्ट होने से ही लगी है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत में हमको तक्षशिला दिखाई देता है, एक बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन तक्षशिला के बताया ज्यादा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं। नालंदा के तो पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और देखो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5वीं से 11वीं शताब्दी, 1200 के आसपास ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में था, और इतना बड़ा था कि लगभग 8,500 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये बख्तियार खलजी इसको आग लगा देता है और ये नष्ट हो गया। और इसके बाद तो फिर भारत में कोई यूनिवर्सिटी निर्मित नहीं हो पाई। मतलब देखो प्राचीन भारत में आपको कोई बड़ा मंदिर दिखाई नहीं देगा। अभी आप पढ़ोगे गुप्त काल में मंदिर बनेंगे, कोई बड़ा धार्मिक स्थल हमको दिखाई नहीं देगा। मठ विहारों की रचना जरूर हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है इतनी बड़ी बड़ी। फिर एक और प्राचीन काल में विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये वर्तमान बिहार के भागलपुर में है, भागलपुर में था बिहार, और इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। पाल शासक थे बंगाल में, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक हमको पाल वंश दिखाई देगा, वो उनका साम्राज्य बिहार तक था। तो उन्होंने देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, और ये भी क्या है, बौद्धों का था, क्योंकि पाल लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी बौद्ध विश्वविद्यालय था विक्रमशिला। विक्रमशिला के बाद एक और नाम मिलता है औदंतपुरी, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में था, और ये भी क्या है, पाल राजवंशों ने स्थापित किया था, औदंतपुरी विश्वविद्यालय। फिर एक और विश्वविद्यालय मिलता है दक्षिण में, कांची विश्वविद्यालय। ये पल्लवों ने इसको संरक्षित किया था, पल्लवों के संरक्षण में था, ठीक है ना। और ये था ब्राह्मण धर्म का, हालांकि यहाँ पे भी सभी की शिक्षा दी जाती है, लेकिन चूंकि पल्लव ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, तो ये ब्राह्मण धर्म का केंद्र बिंदु हुआ करता था। और एक और प्राचीन विश्वविद्यालय देखने को मिलता है वल्लभी, गुजरात में, वल्लभी गुजरात में, और ये 6वीं से 7वीं सदी के बीच था, और इनको स्थापित करने का जो श्रेय था वो था वल्लभी के मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश ने इसको स्टेब्लिश किया था, या इसको संरक्षित किया था, ठीक है ना। तो ये प्राचीन काल में विश्वविद्यालयों की स्थिति थी। इतना आपको प्राचीन विश्वविद्यालय के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो मेरे हिसाब से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अपन को इतना ही देखना है। बाकी देखो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का ही आगे एक्सटेंड है, वेद, उपनिषद, पुराण, वो सब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का ही हिस्सा है। तो उन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, और आगे जाके तो उन्हें सारी चीजों को डिटेल में लिख ही दिया है, ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में इतना ही, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।